हेलो स्टूडेंट्स, हमने साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट भेजा है उसके अंदर हमने किया था कि जो पहाड़ी इलाका है उसमें बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और पहले पढ़कर आते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, शाम को अपनी मम्मियों के साथ मवेशियों को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। और अब आगे देखें कि क्या है। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन एंटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। जो पहाड़ी इलाका होता है बच्चों, वहाँ पर याक एक पशु है जो दूध देता है। हमारे यहाँ तो गाय भैंसें दूध देती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके पर याक एक पशु है जिसके दूध को वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लेखक कहता है कि मुझे वहाँ काले काले ढेर सारे याक दिखाई दिए। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। उनके शरीर पर, याक के शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जो उनकी बर्फ से रक्षा करते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान, फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कुछ युवतियां बोकू पहने, सिक्किम परिधान है। सिक्किम के लोग एक तरह का कोट पहनते हैं, लेडीज़, जिसको बोकू कहते हैं। वे चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा मीन्स कि जितना परिश्रम वो कर रही थी उनसे उनका चेहरा गुलाबी हो रहा था। एक युवती ने चटक, बिल्कुल डार्क लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। लेखिका कहती हैं कि जो लेडीज़ थीं जिन्होंने रेड कलर का जो बोकू पहना हुआ था वो, और साथ में हरियाली, वो इतनी सुंदर लग रही थी कि इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। योमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। योमथांग जगह का नाम है, लायुंग जगह का नाम है। गगनचुंबी पहाड़ों के, वो पहाड़ जो गगन को चूम रहे हैं, के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी, लायुंग बस्ती। क्या बस्ती का नाम क्या था? लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, उसी जगह में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। लेखिका कहती है जहाँ मैं बैठी पत्थरों पर, वहाँ ऊपर से तो झरना बह रहा था और नीचे तिस्ता नदी थी। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे, पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई, अचानक भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहाँ सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है, अक्षम्य जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। लेखिका कहती हैं कि हिमालय एक कविता ही नहीं था, मेरे लिए एक दर्शन बन गया था। हिमालय को देखकर वहाँ पर मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ वहाँ देखने लायक था।
एक चीज़ और है इसमें कि जो ये दिया हुआ है, सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने इस प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है कि जो प्रकृति है, जो इसकी हरियाली है, जो नदी हैं, झरने हैं और जो वन हैं और पेड़ पौधे हैं, उन सबको काट कर अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ किए जा रहा है और इस प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, इस अपराध को कोई क्षमा नहीं कर सकता है। प्रकृति अपना रूप दिखा रही है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थर, शिलाओं, चट्टानों और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा, अपने हाथ में ऐसे करके भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, मेरी याद में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, भीतर का सारा विष, सारा जहर, सारी गलत बातें, सारी तामसिकताएं, सारे अवगुण इस बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। मीन्स रात हो गई थी, हिमालय काला लगने लगा था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, ऐसा मिलना, ऐसी मस्ती का फैलना, मादकता का फैलना हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए, हैरान होकर उसे ही देखते रहे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य सुंदर। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। क्वेश्चन आएगा पीछे कि वहाँ के लोगों की जीविका का साधन क्या है? पहाड़ी आलू वो लोग उगाते हैं, धान की खेती करते हैं और दारू का व्यापार करते हैं। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो तो बर्फ़ देखते ही रहते हैं, लेकिन हम जो मैदानी इलाकों से जाते हैं हम बर्फ़ देखने ही जाते हैं और हमें वो जन्नत से कम नहीं लगते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव क्या है? एक जगह का नाम है। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड आपको पता है फॉरेन में है, और ये जो कटाव है ये हमारे सिक्किम में है और इसको लोग भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। कटाव अभी भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है क्योंकि ये बहुत सुंदर है। माना जाता है कि यदि इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया तो यहाँ प्रदूषण हो जाएगा और प्रदूषण के कारण इसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, बातें कर रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया था, खा लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादल में था। सब चीज़ों पर बादल बादल दिखाई दे रहे थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते
पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। जैसे ही हम पहाड़ों पर जाते हैं, आपको भी पता होगा सबको कि वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो जलेबी की तरह गोल गोल और बहुत कम चौड़ी होती हैं, जिसमें एक ही गाड़ी आ सकती है, इसलिए वहाँ पर जाने में खतरा लगा रहता है। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। ये आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, सब लोग व्हीकल जिस पर भी होते हैं, जगह जगह हमारी इस तरह की चेतावनियाँ लिखी होती हैं कि बार बार इस चेतावनी को पढ़कर रास्ते से जाने वाला थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, तुरंत उत्तर दिया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है जितना कटाओ सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं धूप में बह गई हो। हरे काले क्यों दिख रहे थे कि जहाँ हिमालय पर पेड़ पौधे उगे हैं वो तो हरा है और जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वो स्थान काला है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर, सिर निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन हो रहा था, मन खुशी से झूम रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई है कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी इसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? लेखिका का कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की सुंदरता जो है वो मनुष्य के हृदय को बिल्कुल आनंदित कर देती है, मंगलमय कर देती है, खुशी से भरपूर कर देती है। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, ये जो पहाड़ हैं ये जल के स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। जो नेचर है उसने मनुष्य के लिए पानी का इंतज़ाम किस तरह किया है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है,
सर्दियों में क्या होता है कि पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन जाती हैं और हमारे सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती है। सर्दियों में बर्फ़ जम जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, गर्मियों में वो बर्फ़ पिघल जाएगी और पानी आ जाएगा और हम लोगों को जल की प्राप्ति होगी। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया कि ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। देखिए फौजी ने क्या कहा कि आप लोग चैन की नींद सो सकें, आप ढंग से रह सकें, इसलिए हम यहाँ दिन रात गर्मी सर्दी -डिग्री टेम्परेचर में भी पहरा देते हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पो और माघ के महीने में, जनवरी, दिसंबर और जनवरी के मंथ में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ये लोग कैसे तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, भीड़े, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन और अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए होंगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। कि लेखिका कहती है कि अंदर से मेरा मन में हर तरह की हलचल मची हुई थी। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। इन फौजियों को देख उस नेपाल के माओवादी याद आ गए थे। उसने बताया कि नेपाल में अभी हाल ही में सेना और माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें हेलीकॉप्टर से बम बरसाकर हजारों माओवादी मार डाले गए थे। पर जिगरा देखिए इनका, जैसे ही इनका कोई भी कामरेड नीचे गिरता था, ये तुरंत अपनी पीठ पर बंधी डोकों में उसकी डेड बॉडी को डाल लेते। क्या मजाल है कि एक भी लाश सरकार के हाथ लगी हो। मैडम, अखबारों में आपने यह कहीं नहीं पढ़ा होगा। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियोता और रोडोडेंड्रोन के फूल, रेड कलर के जो बड़े बड़े पेड़ों पर फूल होते हैं, उनको बोलते हैं। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। इन्हें देख जितेन फिर चालू हो गया, मैडम, हमारे यहाँ बंदर का मांस भी खाया जाता है, कहते हैं कि इससे कैंसर नहीं होता है। क्या तुमने खाया है बंदर का मांस? मेरी बात छोड़िए मैडम, मैंने बंदर तो क्या, कुत्ते तक का मांस भी खाया है। सभी सैलानी जितेन को गप्पी समझ अविश्वास से उसे देख रहे थे, पर मैं जानती थी कि जितेन सही बोल रहा था। इन पठारी इलाकों की भयावह गरीबी में झारखंड और दक्षिण बिहार के पठारी इलाकों में देख चुकी थी, जहाँ आदिवासी सूअर तक का दूध पीने को मजबूर थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख में चौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था।
जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। देखिए, ये एक विशेषता है उनकी पहाड़ी कुत्तों की कि ये सदैव नहीं भौंकते, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, ऐसा मानना है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीप निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है पीछे कि जो पहाड़ी लोग हैं वो, उनकी मान्यता क्या है। उनकी मान्यता है कि नदी, झील, झरने और वन, पेड़ पौधे, जो भी इनको नष्ट करेगा वह मर जाएगा। हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनको गंदा नहीं करेंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग तो पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। रुक जा।